एप 21 to 25। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी किंग 2.0। दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए स्टोरी अपडेट के लिए। स्टोरी क्रिएट बाय आशु कश्यप। 21 कृष्णा आप पैनिक होना और दादी को आया हार्ट अटैक अनजान का जुनून। अब आगे कृष्णा जैसे ही अपने कमरे में जाती हैं उसकी हालत खराब होने लगती हैं, उसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। पूरा रूम तहस नहस हो गया था, उसे बार बार आवाज़ें सुनाई दे रही थी जो उसको और ट्रिगर करने का काम कर रहा था। जब उससे कंट्रोल नहीं होता तो वो बेड की साइड में बैठ जाती है। उसने अपना चेहरा अपने दोनों पैरों के बीच रखा हुआ था, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके कमरे का दरवाज़ा खुलता है और आदित्य जल्दी से अंदर आते ही कृष्णा को पुकारने लगता है। आदित्य कृष्णा कृष्णा कहाँ हो बच्चा। बोलते हुए वो सभी जगह अपनी नज़रें से सभी जगह को देख रहा था। उसकी नज़रें बेड के लेफ्ट साइड में रुकती है जहाँ कृष्णा बैठी हुई थी। वो जल्दी से उसके पास जाता है। उसकी ऐसी हालत देख उसके आंख से आंसू आ गए थे। वो उसे तुरंत गले लगा लेता है। गले लगते ही कृष्णा, जो शायद अपने होश में भी नहीं थी, पर वो आदित्य को पहचान लेती हैं। कृष्णा भाई मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं की या। बोलते हुए भी उसको सांस लेने में बहुत परेशान जो रही थी। उसके दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा थी जैसे अभी बाहर आ जाएगी। अपनी बात बोलते बोलते वो उसकी बाहों में बेहोश हो जाती है। आदित्य को उसे शांत करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उसके बेहोश होने पर वो बहुत घबराहट जाता है, तुरंत उसे अपनी बाहों में उठाता है और बेड पर लेटा देता है। लेटाते ही वो सबसे पहले उसके नश को चेक करता है। उसका पूरा चेहरा घबराहट दर्द से भरा था। कोई भी भाई अपनी बहन को इस हालत में देखने का सोच भी नहीं सकता है। वो तो और नहीं उसकी जान बसती है उसमें, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए वो डॉक्टर बना ताकि वो उसे ठीक कर सके। लेकिन हर पल उसे ये एहसास होता कि वो जहाँ बाकियों के लिए बेस्ट डॉक्टर, वो अपनी बहन को ठीक नहीं कर पाने रहा। कृष्णा की सांसें धीमी होते जा रही थी। उसके चेहरे पर अभी भी घबराहट दर्द दिख रहा था, जैसे वो बेहोशी में भी वही सब महसूस कर रही है। आदित्य जल्दी से पूरे कमरे को देखता है जिसमें सभी चीजें इधर उधर थी। वो जल्दी से अलमारी के तरफ जाकर उसको खोलता है और उसमें कुछ ढूंढने लगता है। कुछ पल बाद ही उसके हाथों में एक बड़ा सा डिब्बा होता है। वो जल्दी से उसे लेकर कृष्णा के पास आता है। वही बगल के टेबल पर रख उस डिब्बे को खोलता है तो उसमें कई सारी इंजेक्शन और दवा होते हैं। उनमें से एक इंजेक्शन निकलता है और उसके हाथ में लगा देता है। इंजेक्शन लगने के बाद कृष्णा धीरे धीरे गहरी नींद में चली जाती है। उसके चेहरे पर अब थोड़ी शांति देख आदित्य सुकून की एक गहरी सांस लेता है और वही उसके सिरहाने बैठ जाता है। आदित्य, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी आपको यहाँ आने का कहकर? पहले दिन ही आपकी ये हालत हो गई, अभी तो आपका सामना सभी से होगा। लेकिन अपने ऐसा क्या देख लिया जो आपके पास्ट को ट्रिगर कर गया? कहीं वो लड़का जिससे आप टकराई थी वो आपके फैमिली से तो नहीं? ओह गॉड, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था जब आप कार में इतनी ज़्यादा परेशान थी। लेकिन आपको समझना होगा बच्चा, पास्ट को हम हमेशा साथ लेकर नहीं चल सकते। जिंदगी का एक एक पल जीना मुश्किल हो जाता है। यह अटैक आपके दिल को कमज़ोर बना रहा है। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि कभी आपको एक खरोंच भी आए। मेरे लिए पीहू से भी पहले आप है। वो उसके सर पर प्यार से चूमता है। उसके बाद वही लगे सोफे पर बैठ जाता है। उसकी नज़र अभी भी एक तक कृष्णा पर ही थी। वो उसको अकेला नहीं छोड़ सकता था। धीरे धीरे उसे भी नींद आ जाती है। सिटी हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर के बाहर सारा परिवार खड़ा था क्योंकि जसवंत जी को अंदर ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया था। सभी बहुत परेशान थे। पहले कृष्णा के बारे में इतनी बड़ी बात पता चलना, फिर जसवंत जी का ऐसे बीमार होना। सबसे ज़्यादा सदमा तो रोहन को लगा था। उसे जब से कृष्णा के बारे में पता चला था उसके एक शब्द तक नहीं बोला था। अब तो उसके आंसू भी सूख गए थे। करीब 2 घंटे बाद गेट खुलता है और 3 डॉक्टर बाहर आते हैं। राज को छोड़ बाकी सभी वहां से चले जाते हैं। रंजीत जी और प्रीति सबसे आगे आते हैं। उन्हें ढूंढ राज कहता है, राज, माँ को मेजर हार्ट अटैक आया है। क्योंकि ये पहले अटैक था तो हमने उन्हें आसानी से बचा लिया। अब उनका और अच्छे से ख्याल रखना होगा। हमारी एक गलती उनकी जान पर बन सकती है। अच्छा होगा अगर हम उनके सामने कोई भी ऐसी बात न करें जिससे उन्हें हल्का सा भी स्ट्रेस हो। कुछ घंटों में उन्हें होश आ जाएगा, तब हम उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। राज खुद इतना परेशान हो गया था कि उसे थोड़ी शांति चाहिए होगी। कृष्णा उसकी बेटी के जैसे थी। दादा दादी के बाद अगर उसका बॉन्ड किसी के साथ सबसे अच्छा था तो वो था राज। उसके कानों में अभी भी उसके वो शब्द घूमते हैं जब वो उसे मेरे मिस्टर हैंडसम कहकर बुलाती थी। पहले सब ने उसे बहुत बोला कि वो फुफा है उसके, पर वो हमेशा यही बोलती थी। हाँ तो बाकी दोनों भाई हैं ही बोलने के लिए, वो तो उसके मिस्टर हैंडसम है। अब तो उम्मीद भी खत्म होती जा रही है सभी की। जब राज चला जाता है तो रंजीत जी कहते हैं, रंजीत जी जाओ तुम देखो राज को, वो बहुत परेशान है, थक भी गया होगा। प्रीति, जी बाऊजी। उसके बाद वो भी वहाँ से चली जाती हैं। रंजीत जी बिना किसी को एक नज़र देखे वही सीट पर बैठ जाते हैं। हालांकि वही बदल के रूम में पहले ही राज ने उनको आराम करने को कहा था, पर उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था जब तक जसवंत ठीक नहीं हो जाती वो उनसे बात नहीं कर लेते, वो कहीं नहीं जाएंगे। कियान जैसे ही ये सुनता है उसकी दादी ठीक हो गई है, वो वहाँ से थोड़ी दूर चलाती जाता है। उसको जाते देखे अविनाश भी उसके पीछे चला जाता है। वहीं से थोड़ी दूर कियान बहुत रो रहा था। अविनाश जो उसके पीछे आया था उसको ऐसे रोता देखे जल्दी से उसके पास जाता है।
जब कियानी उसको देखता है तुरंत उसके गले लग जोर जोर से रोने लगता है। कियान भाई, हम लोग ने ऐसा क्यों किया था कृष्णा के साथ? हमें कभी भी नान की बात नहीं माननी चाहिए थी। वो हम सब से इतना डर गई थी कि उसने हॉस्पिटल से भागना सही समझा। कितना कुछ झेला है उसने और हम यहाँ ऐसो आराम से थे। दोनों एक दूसरे को गले लगाए रो रहे थे। अविनाश किसी को अपने आंसू को नहीं दिखाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि सभी के साथ वो भी कमजोर पड़ जाए। वो अपने आंसुओं को पोंछते हैं और कियान को खुद से दूर कर कहता है, अविनाश कियान, अभी हमें कमजोर नहीं पड़ना है। तुमने सुना नहीं, करीना का कुछ पता नहीं चाल था, वो उस आग में नहीं थी। हमें सभी को संभालना होगा और कृष्णा को भी ढूंढना है। मेरा दिल कहता है वो जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ होगा, हम जल्दी ही उसे ढूंढ लेंगे। कियान पर उसके बातों का असर होता है और अब उसके आंखों में एक चमक थी कि सब सही होगा। हाँ भाई, हमें कमजोर नहीं पड़ना है। अभी तक दादी को बिल्डर ठीक करना है, उनके अंदर भी एक जान डालने है कि उनकी कृष्णा उनसे जरूर मिलेगी। कियान वापस अंदर चलाती जाता है। वही अविनाश किसी को कॉल कर कहता है, अविनाश कहाँ है तू? जल्दी से मिल, मुझसे कृष्णा के बारे में बात करनी है। अभी हम हॉस्पिटल में हैं, तुम फ्री होकर बात कर मुझसे। ठीक है। कॉल कट करा। वो एक नज़र फ़ोन को देखता है और सांस छोड़े हुए खुद से ही कहता है, हाँ अब बस एक तुम ही हो जाता, कृष्णा को ढूंढ सकते हो। एक अंधेरे रूम में चारों तरफ धुआं फैला हुआ था। वही एक तरफ एक सोफे पर कोई बैठा हुआ था। उसके आसपास से बहुत खतरनाक ऑरा निकल रहा था। उसने अपना एक पैर दूसरे के ऊपर रख हुआ था। उसके एक हाथ में वाइन से भरा एक ग्लास था जिसे वो घुमा रहा था। वही उसके दूसरे हाथ में सिगरेट थी जिसे वो बार अपने होठों से लगाकर धुआं छोड़ रहा था जो उसको कमरे में फैल रहा था। वो एक तक सामने लगी बड़ी से फोटो को देख रहा था। उसकी आंखें उसको फ्रेम को बहुत ही शिद्दत से देख रही थी। उस फोटो को देखते हुए ही खड़ा होता है, सिगरेट को नीचे फेंक अपने जूते से मसले देता है। उसके बाद चलते हुए फ्रेम के पास आकर उसे शिद्दत से छूते हुए कहता है, बहुत हो गया लुका छुपी, अब तुम्हें सामने आना ही होगा। बहुत इंतजार कर लिया मैंने। इतना तो मुझे पता है कि तुम जिंदा हो, बस तुम्हें मेरे सामने आने की देरी है। उसके बाद तुम्हें मेरी होकर रहना होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरी। हाँ 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 हाँ। उसने ये सारी बातें इतने जुनून से कही थी जैसे उसमें फोटो में अभी जान आप जाएगी और उसके अंदर जो भी है जो बाहर आ जाएगा। उसकी हंसी भी ऐसी थी कि अगर कोई देखे तो वहीं से चल बसे। एप 22 टेंडर लेने की तैयारी और किसी को ढूंढना। अब आगे एक अंधेरे रूम में चारों तरफ धुआं फैला हुआ था। वही एक तरफ एक सोफे पर कोई बैठा हुआ था। उसके आसपास से बहुत खतरनाक ऑरा निकल रहा था। उसने अपना एक पैर अपने दूसरे पैर ऊपर रख हुआ था। उसके एक हाथ में वाइन से भरा एक ग्लास था जिसे वो घुमा रहा था। वही उसके दूसरे हाथ में सिगरेट थी जिसे वो बार अपने होठों से लगाकर धुआं छोड़ रहा था जो उसको कमरे में फैल रहा था। वो एक तक सामने लगी बड़ी से फोटो को देख रहा था। उसकी आंखें उस फ्रेम को बहुत ही शिद्दत से देख रही थी। वह उस फोटो को देखते हुए ही खड़ा होता है, सिगरेट को नीचे फेंक अपने जूते से मसले देता है। उसके बाद चलते हुए फ्रेम के पास आकर उसे शिद्दत से छूते हुए कहता है, बहुत हो गया लुका छुपी, अब तुम्हें सामने आना ही होगा। बहुत इंतजार कर लिया मैंने। इतना तो मुझे पता है कि तुम जिंदा हो, बस तुम्हें मेरे सामने आने की देरी है। उसके बाद तुम्हें मेरी होकर रहना होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरी। हाँ 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 हाँ। उसने ये सारी बातें इतने जुनून से कही थी जैसे उसमें फोटो में अभी जान आप जाएगी और उसके अंदर जो भी है जो बाहर आ जाएगा। उसकी हंसी भी ऐसी थी कि अगर कोई देखे तो वहीं से चल बसे। कुछ पल ऐसे ही रहने के बाद वो वापस मुड़कर उसको रूम से बाहर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। इन दिनों में जसवंत जी ठीक होकर घर आ गए थी, लेकिन जब से उन्हें कृष्णा के बारे में पता चला था वो बहुत गुमसुम सी हो गई थी। घर में सब उनका मन इधर उधर की बातों में लगाते थे। ज़्यादातर उनके साथ कोई ना कोई होता ही था, पर मन को कुछ सोचने से कोई नहीं रोक सकता। रोहन जी, अविनाश और कियानी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कृष्णा के बारे में पता करने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ों के अलावा उनके हाथ कुछ नहीं लगा था। कृष्णा भी अपने रूटीन से चल रही थी, लेकिन एक चीज़ जो उसमें बदल गई थी वो ये कि यहाँ आने के बाद उसने अपने आप को पूरा काम में डूबा लिया था। उस रात के बारे में आदित्य ने उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो हर बार टाल देती थी। आदित्य का भी ध्यान उसके एक जरूरी सर्जरी में लगा गया था, इसलिए उसने भी बात को बढ़ाना सही नहीं समझा। कृष्णा की मुंबई में भी एक ब्रांच है जहां वो उस दिन खास तौर पर रात तक काम करती है। जिस दिन आदित्य रात को नहीं आता था, पीहू ने उसको समझाया पर उसकी कुछ नहीं सुनते थी। लगभग 5 दिन बीत गए थे कृष्णा को मुंबई आए हुए और आज उसके ऑफिस में आदित्य आया हुआ था। उसकी सारी जरूरी सर्जरी अच्छे से हो गई थी और उसे ये भी पता चल गया था कि कृष्णा ने क्या क्या किया है। अभी कृष्णा अपने सीईओ चेयर पर बैठी हुई थी और उसके सामने आदित्य बैठा उसे गुस्से से घूर रहा था। आदित्य, क्या आप मुझे इसकी सफाई देंगी? एंग्री। कृष्णा, जिसका ध्यान फाइल पढ़ने में था, वो उस फाइल से बिना ध्यान हटाए बस एक शब्द में जवाब देती है, जिससे आदित्य का चेहरा और लाल हो जाता है। कृष्णा, नहीं आदित्य, आपको तो कुछ कहना भी ऐसा लगता है जैसे मैं अपना ही सिर फोड़ रहा हूँ। देखिए कृष्णा, कुछ दिन पहले ही आपको पैनिक अटैक आया था। अगर आप इतना अपने हेल्थ के साथ लापरवाही करोगी तो प्रॉब्लम आपको ही होगी। आदित्य, आपको तो कुछ कहना भी ऐसा लगता है जैसे मैं अपना ही सिर फोड़ रहा हूँ। देखिए कृष्णा, कुछ दिन पहले ही आपको पैनिक अटैक आया था। अगर आप इतना अपने हेल्थ के साथ लापरवाही करोगी तो प्रॉब्लम आपको ही होगी।
उसकी इस बात पर कृष्णा अपनी नज़र फाइल से हटाकर उसे देखती है। उसकी आंखें अभी भी खाली थी, जैसे उसे अपने हेल्थ से कोई मतलब न हो, और शायद ये बात आदित्य समझ रहा था। हाँ, वो उसकी उन बातों को समझ जाता था जो उसकी खाली आंखें कहती थी, लेकिन मन में उसके कब क्या चलता है उसके खुद के अलावा कोई नहीं जान सकता था। उसकी इस बात पर कृष्णा अपनी नज़र फाइल से हटाकर उसे देखती है। उसकी आंखें अभी भी खाली थी, जैसे उसे अपने हेल्थ से कोई मतलब न हो, और शायद ये बात आदित्य समझ रहा था। हाँ, वो उसकी उन बातों को समझ जाता था जो उसकी खाली आंखें कहती थी, लेकिन मन में उसके कब क्या चलता है उसके खुद के अलावा कोई नहीं जान सकता था। कृष्णा, मुझे नींद नहीं आती है, ये बात आप जानते हैं। और यहाँ आने के बाद आपकी दावा ने भी असर दिखाना बंद कर दिया। आप मैं फ्री तो बैठ नहीं सकती, नहीं तो मेरी कंपनी कौन चलाएगा? आदित्य, तो ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमने आपसे कितनी बार कहा है, कोई भी परेशानी हो बिना कुछ सोचे समझे हमारे पास आया करे। कल से आप मेडिटेशन करेंगी और मैं आपकी दवा को चेंज कर दूंगा, पर आप कोशिश कराएगा कि उसे ज़्यादा ना खाए। कृष्णा, ठीक है, उसने दो टूक में जवाब दिया। आदित्य वैसे ही बैठा था, तभी उसका ध्यान वहां रखे उसको फाइल पर जाता है जो कृष्णा पढ़ रही थी। उसको देख वो एकदम से कहता है, ये तो उसी ठाकुर के टेंडर के मीटिंग की फाइल है ना? कृष्णा, हाँ, कल मीटिंग है उनकी होटल पैलेस में, सभी सीईओ को वहां होना जरूरी है, किसी 4 कंपनी को साथ में टेंडर दिया जाएगा। आदित्य, मैं जानता हूं तुम उन 4 कंपनी में जरूर होगी, पर तुम्हें पता है न कि बाकी कंपनी में रंधावा कंपनी भी आता है। जैसे तुम्हारी हालत थी यहाँ आने पर, क्या तुम्हें यकीन है तुम उनका सामना कर पाओगी? कृष्णा जैसे ही उसकी बात सुनती है एक कोल्ड नज़र आदित्य के ऊपर डाल बोलने है, उसको दिन मैं कमज़ोर पर गई थी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ, उन लोगों से मेरा कोई नाता नहीं है। अभी तक तो वो लोग मुझे भुला भी चुके होंगे, और नहीं भी भूले होंगे तब भी वो उसको कृष्णा से मिलेंगे जो रंधावा नहीं अग्निहोत्री है। उसकी बातों में एक ढांढापन के साथ पूरा आत्मविश्वास था। आदित्य, ठीक है, लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, इस बार आप अपने आप को चोट नहीं पहुंचाएगी, ये आपके बड़े भाई का ऑर्डर है, समझ लीजिए। अब चलते हैं, हमें हॉस्पिटल भी जाना है। वो चला जाता है। कृष्णा, खुद से चोट तो पहुंचेगी भाई, पर इस बार दर्द सिर्फ और सिर्फ रोहन रंधावा और नेहा रंधावा और उनके दोनों बेटे को होगा। असली खेल अब शुरू होगा, जहां चित भी मेरी होगी और पट भी मेरा होगा। हाँ हाँ हाँ। उसकी आंखों में एक जुनून दिख रहा था जो किसी के लिए भी अच्छा तो नहीं ही होने वाला है। रंधावा कंपनी सीईओ कैबिन में रोहन के साथ अविनाश बैठा हुआ था। वो लोग किसी बात को डिस्कस कर रहे थे। रोहन कहता है, अभी तुमने सारी तैयारी कर ली है न टेंडर के लिए? ये टेंडर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, मुझे पूरा विश्वास है कि तुमने प्रेजेंटेशन बेहतर ही बनाया होगा, एक बार उसे अच्छे से चेक कर लेना, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए यहाँ। अविनाश, जी डैड, मैंने सभी चीज़ें अच्छे से तैयार कर ली है, उसे रिचेक भी कर लिया है, ये टेंडर हमें ही मिलेगा, आप निश्चिंत रहें। रोहन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, इस टेंडर के बाद तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी भी है, आपने असिस्टेंट से कहो सभी कंपनी को इन्विटेशन भेज दे। इस बार टेंडर लिए अग्निहोत्री एंटरप्राइजेस के सीईओ भी आ रहे हैं, तो हम खिड़की उन्हें पर्सनली इनवाइट करेंगे। अविनाश, इस कंपनी का सीईओ बहुत मिस्टीरियस है, कभी सामने आया नहीं है, इस बार मौका मिल ही जाएगा उससे मिलने का। ठीक है डैड, मैं सारी चीज़ें फिर से देखो लेता, हमने कल कोई कसर बाकी नहीं रहने चाहिए। रोहन, हम जाओ और कुछ समय सभी के साथ भी बिताया करो, अब वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड से हम सफ़र बनने वाली हैं। अविनाश, जी डैड। अविनाश चला जाता है और रोहन अपने काम में लग जाता है एक अनजान जगह। वो एक कैबिन था जहां ग्लास विंडो के सामने एक व्यक्ति कॉल पर किसी को चिल्लाकर कुछ कह रहा था। पहले सुन लेते हैं। लगता है तुम अपना काम करना भूल गए हो, मैंने तुम्हें एक काम दिया था इस लड़की के बारे में पता करने का, अभी तक तुम्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। कुछ भी करोगे मुझे 2 दिन में उसकी सारी जानकारी मेरे टेबल पर होनी चाहिए, अगर तुमसे ये नहीं हुआ तो अपना सामान बांध लेना। उस व्यक्ति ने अपना चेहरा ग्लास के तरफ कर रखा था जो लगभग 30 या 40 मंजिला पर बना होगा। बात करने एक बात वो एक झटके से सामने मुड़ता है और फ़ोन सीधा दीवार पर फेंक कर खुद से कहता है, मुझे कैसे भी उसकी सारी जानकारी चाहिए, अगर ये तुमसे हुए तो तुम्हें मेरे पास आने से कोई नहीं रोक सकता, तुमसे खुद भी नहीं। वो चलते हुए आगे रखे बड़े से साथ टेबल के पास आता है और वहां रखे एक और फ़ोन को उठाकर किसी को कॉल कर कहता है, कल की तैयारी करोगे, कोई भी गड़बड़ नहीं होने चाहिए, 23 टेंडर मिलना और आमना सामना। I'm really sorry, मैं लेट नहीं करना चाहती थी, पर कल मेरी छोटी बहन का बर्थडे है और आज घर का पूजा था, इसीलिए टाइम नहीं मिला। मैं आप सबको बता दूं, मेरे 24 से फाइनल ईयर के एग्जाम्स है, इसीलिए मैं 2 चैप्टर नहीं दे पाऊंगी, 5 के बाद ही पॉसिबल है। एक बार फिर से सॉरी, मैं आपको निराश नहीं करना चाहती थी, उम्मीद है आप समझेंगे। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस्ड। जय हिंद। अब तक एक अनजान जगह। वो एक कैबिन था जहां ग्लास विंडो के सामने एक व्यक्ति कॉल पर किसी को चिल्लाकर कुछ कह रहा था। पहले सुन लेते हैं। लगता है तुम अपना काम करना भूल गए हो, मैंने तुम्हें एक काम दिया था इस लड़की के बारे में पता करने का, अभी तक तुम्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। कुछ भी करोगे मुझे 2 दिन में उसकी सारी जानकारी मेरे टेबल पर होनी चाहिए, अगर तुमसे ये नहीं हुआ तो अपना सामान बांध लेना।
उस व्यक्ति ने अपना चेहरा ग्लास के तरफ कर रखा था जो लगभग 30 या 40 मंजिला पर बना होगा। बात करने एक बात वो एक झटके से सामने मुड़ता है और फ़ोन सीधा दीवार पर फेंक कर खुद से कहता है, मुझे कैसे भी उसकी सारी जानकारी चाहिए। अगर ये तुमसे हुए तो तुम्हें मेरे पास आने से कोई नहीं रोक सकता, तुमसे खुद भी नहीं। वो चलते हुए आगे रखे बड़े से साथ टेबल के पास आता है और वहां रखे एक और फ़ोन को उठाकर किसी को कॉल कर कहता है, कल की तैयारी करोगे, कोई भी गड़बड़ नहीं होने चाहिए। अगली सुबह आज सभी चैनल पर बस ठाकुर इंडस्ट्री के टेंडर की ही बात चल रही थी। छोटे हो या बड़ा सभी रिपोर्टर अपनी तरफ बढ़ाने के लिए अपने हिसाब से न्यूज बना रहे थे क्योंकि अभी तक उन्हें कोई भी बात पता नहीं चली थी। एक महिला रिपोर्टर, हमारे पास एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आई है कि यहाँ अग्निहोत्री एंटरप्राइजेस के सीईओ भी आने वाले हैं। अभी तक उन्होंने किसी भी जगह ये खुलासा नहीं किया है कि सीईओ कौन है। हमारे सूत्रों से पता चला है कि उनके सीईओ इस समय मुंबई में है। आगे की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिएगा मेरे यानी रेहा के साथ। दूसरा रिपोर्टर, अभी हमें खबर मिली है कि ये टेंडर कुल 4 कंपनी को मिलने वाला है। सूत्रों के माने तो यहाँ उन सभी कंपनी के सीईओ का आना जरूरी है टेंडर लेने के लिए। जिस कंपनी के सीईओ आएंगे हम आपको सीधा लाइव दिखाएंगे। तो जुड़े रहिए रिपोर्टर राहुल के साथ आज तक पर। धन्यवाद। ऐसे ही सभी कुछ ना कुछ अपडेट दे रहे थे। धीरे धीरे पैलेस होटल जो कि एक 7 स्टार होटल है उसमें छोटे बड़ा सभी कंपनी के सीईओ आ रहे थे। चाहे सभी को पता हो कि इस टेंडर को कौन हासिल करेगा मगर किस्मत सब आजमाते हैं। साथ ही उसमें कुछ प्रतिद्वंद्वी कंपनी भी थी तो कुछ ऐसी जो बड़े कंपनी के साथ अपना नाम जोड़ना चाहते थे। एक साथ लगभग 15 गाड़ियां एंट्रेंस पर आकर रुकती है। सभी कैमरा उसने ऊपर ही फोकस थे। हालांकि रिपोर्टर को अंदर नहीं आने दिया गया था पर जहां वो थे वहां से कौन आ रहा है ये सब दिख रहा था। तीसरी गाड़ी से रोहन रंधावा, अविनाश और कियान बाहर आते हैं और अंदर चले जाते हैं। कुछ समय बाद करणवीर और अर्जुन भी वहां पहुंचा जाते हैं। अब सभी को इंतजार था तो दो सबसे बड़ी कंपनी का तभी एक साथ 20 गाड़ियां आती है जिस पर ईगल का फोटो बना हुआ था। सभी गाड़ियों में से एक गाड़ी ऐसी थी जो अभी तक लॉन्च भी नहीं हुई थी। उसको गाड़ी से एक जोड़ी जूते बाहर आते हैं। उसके बाद एक नौजवान सुपर हैंडसम लड़का बाहर आता है। ब्लैक 3-पीस सूट पहले हुए, उस पर ब्लैक टाई, अंदर वाइट शर्ट, जेल से सेट किए हुए बाल, चेहरे पर मास्क, फिर भी इतना आकर्षक जैसे खुद कामदेव धरती पर पधरे हो। उस दूसरी साइड से एक और व्यक्ति बाहर आता है जिसकी एज पता लगाना मुश्किल लग रहा था। उन दोनों के चेहरे काफी मिलते जुलते लग रहे थे लेकिन उस लड़के के एज पास से बहुत ही खतरनाक वाइब्स निकल रहे थे। उसकी नीली आंखें इतनी कोल्ड थी कि शायद ही कोई उससे नजर मिलाकर बात करे। दोनों एक साथ अंदर जाते हैं। उनके जाने के कुछ पल बाद ही वहां फिर से गाड़ियों का काफिला आ जाता है और इस बार कार से 2 लड़कियां बाहर आती है। एक जो आगे चल रही थी जिसने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था, उसकी हर एक चाल से एक घमंड गुरूर दिख रहा था। उसके साथ में खड़ी लड़की ने एक फॉर्मल ऑफिस ड्रेस पहन रखा था जो उसके घुटनों तक का था। होटल पैलेस, इस आलिशान होटल के एक प्राइवेट रूम में जो रूम का अमेल बहुत बड़ा हॉल लग रहा था जैसे उसे मीटिंग्स के लिए ही बनाया हो। अंदर सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। सबसे आखिरी कुर्सी खाली थी जिसके टेबल पर प्लेट पर नाम लिखा था अग्निहोत्री एंटरप्राइजेज। वहां आए लोगों में से एक ने सामने हेड चेयर पर बैठे व्यक्ति से कहा, लगता है अग्निहोत्री कंपनी के तरफ से कोई नहीं आने वाला है, आपको मीटिंग शुरू करनी चाहिए। जिसको समय का ध्यान नहीं वो टेंडर और कंपनी क्या ही संभालेगा। वैसे भी आज तक उसके सीईओ को किसी ने नहीं देखा है। मिस्टर ठाकुर कुछ कहते तभी एक झटके के साथ दरवाजा खुलता है और एल लड़की पूरे आत्मविश्वास और एटीट्यूड के साथ चलते हुए अंदर आती है। कृष्णा एक ठंडी नज़र उसको व्यक्ति पर डालती है जो यहाँ आने से पहले बकवास कर रहा था और चलते हुए आखिरी खाली कुर्सी पर बैठ जाती है। वही सभी इसे अग्निहोत्री की चेयर पर बैठा देख हैरान हो जाते हैं कि इतनी बड़ी टॉप की कंपनी की सीईओ एक लड़की है। भले ही उसका चेहरा मास्क के पीछे ढका हुआ था लेकिन वहां बैठे हर एक ने उसका वो ऑरा महसूस किया था। कृष्णा अपने पीछे खड़ी पीहू को अपने हाथ से कुछ इशारा करती है जिसे समझ वो मिस्टर ठाकुर से कहती है, मिस्टर ठाकुर मैम अपने समय से यहाँ आए हैं, अभी भी 10 मिनट बाकी है मीटिंग शुरू होने में और अगर किसी का आना बाकी नहीं है तो प्लीज़ मीटिंग शुरू करिए। मिस्टर ठाकुर अपना सर हाँ में हिलाते हैं और सभी को अपना प्रेजेंटेशन देने बोलते हैं। रूम की लाइट ऑफ हो जाती और प्रेजेंटेशन शुरू हो जाता है। सभी एक से बढ़कर एक प्रेजेंटेशन दे रहे थे। वही जब ही कृष्णा ने रूम में कदम रखा तब से कोई उसे बहुत शिद्दत से घूर रहा था जैसे अंदर तक जानना चाह रहा हो। उसे के साथ और भी कुछ लोग थे जिनका ध्यान उसे पर था जिसे वो बखूबी समझ रही थी। सबसे ही 3 घंटे बीत जाते हैं। सभी कंपनी ने अपना अपना प्रेजेंटेशन दे दिया था और अब बारी थी मिस्टर ठाकुर की जो ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी वो 4 कंपनी होंगी जिन्हें ये टेंडर मिलेगा। मिस्टर ठाकुर जो लगभग 60 साल के होंगे वो खड़े होते हैं और सामने जाकर कहते हैं, मिस्टर ठाकुर मुझे खुशी है कि मेरे कहने पर सभी कंपनी के सीईओ यहाँ मौजूद है। सभी ने बहुत मेहनत की है पर जिनका आइडिया मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है वो है अग्निहोत्री एंटरप्राइजेज और खन्ना इंडस्ट्रीज। लेकिन ये टेंडर किन्हीं 4 कंपनी को मिलने वाला है तो बाकी के 2 कंपनी है जोशी इंडस्ट्रीज और रंधावा कोऑपरेशन। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप चारों को। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस बात से सहमत होंगे और अच्छे से अपना काम करेंगे। तो ये मीटिंग यही समाप्त होती है, आप सभी अब जा सकते हैं। सभी उनको बधाई देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब रूम में 10 लोग मौजूद थे।
मिस्टर ठाकुर एक आखिरी बार सभी को बधाई देते हैं, फिर कृष्णा के तरफ मुड़ कहते हैं, आपको ये काम यही मुंबई में रखकर पूरा करना होगा, आपको कोई परेशानी तो नहीं? उनके इस सवाल पर पीहू जल्दी से बोलती हैं, जी नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमारा यहाँ ब्रांच है, जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो जाता हम मुंबई में ही रहेंगे। मिस्टर ठाकुर, हमें आपसे यही उम्मीद थी, अब आप सभी एक दूसरे से मिलने ले, हमारा असिस्टेंट आपको कॉन्ट्रैक्ट भेज देगा। इतना कह वो अपने असिस्टेंट को कुछ समझाते हुए बाहर चले जाते हैं। सभी की नज़र अब कृष्णा पर थी तो वो अपने कुर्सी से खड़ी होती है और सीधा चलते हुए रोहन के पास जाती है। उसके एक हाथ पॉकेट में थे तो दूसरे बाहर। वो अपनी भूरी आंखों से उन्हें देखती है और अपना एक हाथ आगे बढ़ा कहती है, कृष्णा, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर रंधावा, इट वॉज नाइस टू मीट यू एंड आई होप यू विल ऑलवेज रिमेंबर आवर मीटिंग। उसकी आंखों में कुछ अलग दिख रहा था जो वो समझ नहीं पाए। रोहन उससे हाथ मिलाते हुए, यस ऑफ कोर्स, लेकिन जैसे ही वो कृष्णा से हाथ मिलाता है उसे बहुत बेचैनी होने लगती है, उसे लगता है जैसे वो कोई अपनी हो। कृष्णा बाकी चीज़ों को इग्नोर कर सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला, सिर्फ उसको लड़के को छोड़ जो रोहन के साथ आया था। वो जैसे ही वहां से जाने वाली होती है उसे एक कोल्ड आवाज़ सुनाई देती है जो इसे ही कुछ कह रहा था, लड़का, हमसे तो आप मिकी ही नहीं मिस अग्निहोत्री। फिर वो एटीट्यूड से चलते हुए कृष्णा के पास जाता है जो उसकी बात सुन रुको गए थी जगह, तो वो उसके सामने जाकर कहता है, वैसे क्या आप अपना चेहरा अब भी नहीं दिखाने वाली है हमें? वैसे अपने तो मुझसे बात की नहीं, मैं H9 कर लेता हमने माई सेल्फ। 24 न्यू चैप्टर। एक लड़की सिद्धि की जो अनाथ है, जिसका कोई नहीं है, तो उसने अपनी धरती को ही अपनी मां मान लिया। उसे अपने देश, अपनी धरती से इतना प्यार है कि उसने अपना पूरा जीवन भारत के नाम समर्पित कर दिया। ये कहानी है एक ऐसी कमांडो की जिसका काम देश से गंदगी को हटाना है। हर एक चीज़ में अव्वल होने के साथ उसने अपने सभी मिशन को हमेशा सफल किया है, उसके रहते एक भी जवान की जान नहीं गई। ऐसे ही एक सेक्रेट मिशन में अपने साथियों को बचाते हुए वो अपनी जान दे देती है। लेकिन उसके इतने अच्छे कर्म को देख भगवान भी सोचे होंगे कि एक जिंदगी इसे भी अपनों के साथ मिलनी चाहिए। उसका रिबर्थ होता है एक बहुत अरबपति संयुक्त परिवार में, जहां वो सबसे छोटे और सबसे लाडली बच्ची बन जाती हैं जिसके कुछ अपने राज है। वो लड़की भी मिस्टीरियस थी, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बॉडी में श्रद्धा की आत्मा को जगह मिल जाती है। कहते हैं एक सच्चा देशभक्त हमेशा देश को सबसे ऊपर रखता है, तो क्या इस जन्म में भी वो देश को बचाएगी दुश्मनों से और साथ ही उस खतरे से भी जो उसके परिवार के ऊपर मंडराने रहा है। तिरंगे में लिपटी यादों की बहार, आज़ादी की खुशी, दिलों में उमंग भर, शहीदों के बलिदान सदैव याद रहे, देशभक्ति का जज्बा हमेशा बरकरार रहे। खेतों में लहराती धान की बालें, गांवों में गूंजती मधुर ताने, शहरों में जगमगाते दीपों के झालर, आज़ादी का त्योहार है मनमोहक नज़ारा। युवाओं के हाथों में देश का भविष्य, नई ऊंचाइयों को छूने का विश्वास, विज्ञान और तकनीक देश का गौरव, सब मिलकर बनाएं भारत को महान। वैसे मैं लिखूंगी तो जरूर, पर फिर भी हौसला बढ़ता है। मैं जरूर चाहूंगी आप अपना ओपिनियन दे, चाहे वो अच्छा जो या बुरा, मैं जरूर अमल करने की कोशिश करूंगी। ओ, हम लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबजानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबजानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज़ पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ला 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 ला। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी, हम ऐसे भी हैं हम है वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबजानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है थोड़ी बेईमानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आंखों में कुछ आंसू है कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। आंखों में कुछ आंसू है कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छुटा तो नहीं है। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबजानी, थोड़ी मजबूरी है लेकिन थोड़ी है मनमानी, थोड़ी तू मैं है और थोड़ी खींचातानी। हम में काफ़ी बातें हैं जो लगती है दीवानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। रात तक मैं डार्कनेस का चैप्टर दे दूंगी, इस पर कमेंट जरूर करें ताकि मैं आपकी राय जान सकूं। अंडरस्कोर। सबसे पहले सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। इसे देख आप लोग बिल्कुल परेशान न होए, अगला चैप्टर आ जाएगा। हमारे दिमाग बहुत दिन से एक प्लॉट चल रहा था तो सोच आप सभी से पूछ लूँ। ये कहानी मैंने सोचा है, मैं बस इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं आपको ये स्टोरी चाहिए क्या। मैंने सोचा तो है कि मैं इसे सितंबर 2 वीक में स्टार्ट करूँ। प्लीज़ लाइक और कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं।
एक लड़की सिद्धि की जो अनाथ है, जिसका कोई नहीं है, तो उसने अपनी धरती को ही अपनी माँ मान लिया। उसे अपने देश, अपनी धरती से इतना प्यार है कि उसने अपना पूरा जीवन भारत के नाम समर्पित कर दिया। ये कहानी है एक ऐसी कमांडो की जिसका काम देश से गंदगी को हटाना है। हर एक चीज़ में अव्वल होने के साथ उसने अपने सभी मिशन को हमेशा सफल किया है। उसके रहते एक भी जवान की जान नहीं गई। ऐसे ही एक सेक्रेट मिशन में अपने साथियों को बचाते हुए वो अपनी जान दे देती है। लेकिन उसके इतने अच्छे कर्म को देख भगवान भी सोचे होंगे कि एक जिंदगी इसे भी अपनों के साथ मिलनी चाहिए। उसका रिबर्थ होता है एक बहुत अरबपति संयुक्त परिवार में, जहां वो सबसे छोटे और सबसे लाडली बच्ची बन जाती है, जिसके कुछ अपने राज है। वो लड़की भी मिस्टीरियस थी, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बॉडी में श्रद्धा की आत्मा को जगह मिल जाती है। कहते हैं एक सच्चा देशभक्त हमेशा देश को सबसे ऊपर रखता है, तो क्या इस जन्म में भी वो देश को बचाएगी दुश्मनों से, साथ ही उसमें खतरे से भी जो उसके परिवार के ऊपर मंडराने रहा है। तिरंगे में लिपटी यादों की बहार, आज़ादी की खुशी, दिलों में उमंग भर, शहीदों के बलिदान सदैव याद रहे, देशभक्ति का जज्बा हमेशा बरकरार रहे। खेतों में लहराती धान की बालें, गांवों में गूंजती मधुर ताने, शहरों में जगमगाते दीपों के झालर, आज़ादी का त्योहार है मनमोहक नज़ारा। युवाओं के हाथों में देश का भविष्य, नई ऊंचाइयों को छूने का विश्वास, विज्ञान और तकनीक देश का गौरव, सब मिलकर बनाएं भारत को महान। CH-25 ओम और कृष्णा की मुलाकात, कुछ यादें। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। मैं न्यूज़ स्टोरी सितंबर के 2nd वीक से डालेंगी, उसके अपडेटेड आपको देती रहूंगी। अब आगे सभी की नज़र अब कृष्णा पर थी, तो वो अपने कुर्सी से खड़ी होती है और सीधा चलते हुए रोहन के पास जाती है। उसके एक हाथ पॉकेट में थे तो दूसरे बाहर। वो अपनी बुरी आंखों से उन्हें देखती है और अपना एक हाथ आगे बढ़ा कहती है, कृष्णा, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर रंधावा, इट वॉज नाइस टू मीट यू एंड आई होप यू विल ऑलवेज रिमेंबर आवर मीटिंग। उसकी आंखों में कुछ अलग दिख रहा था जो वो समझ नहीं पाए। रोहन उससे हाथ मिलाते हुए येस ऑफ कोर्स, लेकिन जैसे ही वो कृष्णा से हाथ मिलाता है उसे बहुत बेचैनी होने लगती है। उसे लगता है जैसे वो कोई अपनी हो। कृष्णा बाकी चीज़ों को इग्नोर कर सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला, सिर्फ उसको लड़के को छोड़ जो रोहन के साथ आया था। वो जैसे ही वहां से जाने वाली होती है उसे एक कोल्ड आवाज़ सुनाई देती है जो इसे ही कुछ कह रहा था, लड़का, हमसे तो आप मिकी ही नहीं मिस अग्निहोत्री। फिर वो एटीट्यूड से चलते हुए कृष्णा के पास जाता है जो उसकी बात सुन रुक गई थी, तो वो उसके सामने जाकर कहता है, वैसे क्या आप अपना चेहरा अब भी नहीं दिखाने वाली है हमें, अब तो हम बिजनेस पार्टनर्स हैं। उसकी इस बात पर कृष्णा के चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदलता है। उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है, जैसे उसे पता हो ये सवालों उससे पूछा जाएगा। वो लड़का अपना हाथ सामने करते हुए कहता है, लड़का, वेल यू माइट नो मी बट इट डजेंट मैटर, आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ अगेन। सो हेलो मिस अग्निहोत्री, आई एम ओमकर खन्ना, CEO ऑफ खन्ना इंडस्ट्रीज एंड योर काउंटरपार्ट नीड्स टू कनेक्ट विथ यू। हाँ तो दोस्तों, हमारे हीरो की एंट्री हो चुकी है। वैसे आपको क्या लगता है, इसने कृष्णा को पहचान लिया? खैर ये तो पता चलेगा ही आगे। अभी कहानी पर ध्यान देते हैं। ओम की बात सुन कृष्णा पहले उसके हाथ को देखती है, फिर कुछ सेकंड रुको, उससे हाथ मिला कहती है, कृष्णा, who doesn't know you, especially me, but you don't know me and you should not trust a stranger, especially when the person in front of you is your rival or enemy. And as far as showing my face is concerned, when the right time comes, not only you people but the whole world will see me. आपको कौन नहीं जानता है, खासकर मैं, लेकिन आप मुझे नहीं जानते हैं। और अनजान पर भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर जब सामने वाला आपका प्रतिद्वंदी या दुश्मन हो। और रही बात अपना चेहरा दिखाने की, तो जब सही समय आएगा तो आप लोग क्या पूरी दुनिया देखेगी। कृष्णा की आंखें एकदम ठंडी थी। वही ओम उसकी आंखों में ऐसे देख रहा था जैसे उसे पढ़ने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। उसकी नीली आंखें कृष्णा की उन भूरी आंखों में ऐसे उलझ गई थी कि उसे अपने आसपास का कुछ होश ही न हो। तभी रोहन रंधावा दोनों के पास आते हुए कृष्णा से कहते हैं, अब तो ये प्रोजेक्ट खत्म होने तक आप मुंबई में ही हैं और अब तो हम बिजनेस पार्टनर्स भी हैं, तो हमारे बड़े बेटे अविनाश की एंगेजमेंट पार्टी में मैं आपको पर्सनली इनवाइट करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है आप जरूर आएंगी, आप अपने साथ अपनी फैमिली को भी जरूर लेकर आएगा। कृष्णा, वेल मैं कोशिश जरूर करूंगी, आपने पर्सनली तो मुझे कहा है, फिर सभी को देख अगर आपके सवाल जवाब हो गए हो तो। रोहन, ओह हाँ जाइए। कृष्णा बिना दोबारा उन्हें देख अपने चश्मे को लगाते हुए बाहर चली जाती है। जाते हुए उसके भाव शून्य थे, लेकिन होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान थी जो किसी अच्छे के लिए तो नहीं ही होने वाले थे। बाहर आते ही पिहू जो उसके पीछे थी वो उससे कहती हैं, कृष्णा तुम तो किसी पार्टी में नहीं जाती हो, तो आज क्या हुआ जो तुमने हाँ कहा, क्या तुम्हारा जाना सेफ रहेगा? कृष्णा, तुम उसकी चिंता मत करो, जब तक मैं नहीं चाहती कोई मेरा एक बल भी बाका नहीं कर सकता। और है कुछ वजह जिसको जानना तुम्हें जरूरी नहीं है, अभी काम का समय है तो वही करो। अंदर रूम में, अविनाश, पापा आपको वो कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही थी, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। रोहन, हाँ हमें भी एक अपनेपन का एहसास हुआ, कोई नहीं अभी तो और मुलाकातें होंगी, जान जाएंगे। चलिए सभी, अब वैसे भी लंच टाइम हो गया है तो वो भी कर लेंगे। सभी बाहर चले जाते हैं। उसको होटल में VIP और VVIP के लिए अलग से एरिया बना हुआ था जो कांच का था, जहां अंदर से बाहर देखा जा सकता था पर बाहर से अंदर नहीं।
सभी बाहर चले गए थे, सिर्फ ओम को छोड़कर जो कुछ सोच रहा था। ओम खुद से कहता है, अगर जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा हुआ तो टायरों हो जाओ मेरी कैद में आने के लिए। किसी को कॉल कर ऑर्डर देते हुए कहता है, अपनी स्पेशल टीम को कहो मिस अग्निहोत्री के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल कर मुझे भेजे। उसकी आंखों में एक जुनून दिख रहा था। कुछ पल बाद वो भी बाहर वहां आता है। कृष्णा की कार में। अग्निहोत्री ऑफिस होटल से 1 घंटे की दूरी पर हैं। अभी वो पीछे की सीट पर बैठी हुई थी, उसकी आंखें बंद थी। तभी उसे घाटी की आवाज़ सुनाई देती हैं। उसकी आवाज़ सुन वो बाहर देखती है, जहां थोड़ी दूर एक बड़ा सा मंदिर होता है। उस मंदिर को देखते कृष्णा के आंखों के सामने एक खूबसूरत पल आ जाता है। एक छोटी 5 साल की बच्ची अपनी दादी के साथ मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए बार बार सवाल पूछ रही थी। बच्ची, दादी ये टोनता मंदिर है। दादी, ये सिद्धि विनायक मंदिर है, यहाँ गणेश जी रहते हैं। बच्ची, ओ वही न दिन के पास वो भले वाले हाथी की सूल है। दादी, हाँ वही। ये नहीं बच्चों के दोस्त होते हैं, तुम अच्छे से पूजा करोगी न तो ये तुम्हें पढ़ाई में भी मदद करेंगे। बच्ची, तो ये बच्चों की हल वित पुली करते हैं। दादी, हाँ बच्चा। बच्ची, तो ये मुझे दूसरे माँ पापा दे देंगे क्या? उस छोटू बच्ची के इस सवाल पर उसकी दादी चुप हो जाती है। तभी कृष्णा का ध्यान दोबारा घंटी की आवाज़ से टूटता है, तो वो ड्राइवर को कार मंदिर के तरफ लेने को कहती है। मंदिर के सामने रुक वो एक तक उसे देखते हुए अंदर जाने लगती है। सीढ़ियां चढ़ते हुए वो ऊपर जा ही रही थी कि सामने से ऊपर जा रही एक औरत का पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगती है। तभी क्या होगा जब कृष्णा अपना चेहरा सभी को दिखाएगी? क्या कृष्णा पार्टी में जाएगी? क्या वो औरत बच पाएगी? अब आगे क्या होगा जानिए अगले एपिसोड में मेरे साथ रानी ऑफ डार्कनेस पर, सिर्फ स्टोरी किंग 3.0 चैनल पर। और साथ ही इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।